नमस्कार साथियों, द सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट 20 नंबर करेंगे और ये मैथ प्रैक्टिस जो हमारा 20 नंबर है ये मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है। किसके लिए? आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि ये सेट को तैयार किया गया है ना। तो इसमें हमारा 25 सवाल आते हैं और 25 में 25 हम लोग का टारगेट है कि ग्रुप डी का क्वेश्चन बन जाए। उसी के अनुसार हम क्या किए हैं, इस पूरा क्वेश्चन को यानी पूरा सेट को तैयार किए हैं। तो ये वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा। देखिएगा, आज का मेरा पहला सवाल क्या कहता है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है ना। तो एकदम आसान सवाल है। देखिए, कहता क्या है कि n को जब हम 5 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है भाई? 2 आता है। जब हम n स्क्वायर को हम 5 से भागा देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? तो सिंपली बात है, जब हम इसको n स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर को भी हम n स्क्वायर कर देंगे और इसको हम 5 से भागा दे देंगे तो देखेंगे कि 4 होगा। 4 को हम 5 से फिर विभाज करेंगे, ठीक है, यानी डिवाइड करेंगे। तो अब देखेंगे कि 5 से हमारा ये क्या है? छोटा है, यानी 5 से क्या है? 4 छोटा ही है। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। अब देखिए, सेकेंड नंबर सवाल हमारा बहुत आसान सवाल दिया है और यह सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है और एग्जाम में देख रहे हैं कि आपका सिंप्लीफिकेशन से सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि n का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा कि यहाँ पर 2 का पावर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। फिर गुना में 2 का पावर 3n प्लस में 4 है, बराबर में हमारा है 2 का पावर 11 और डिवाइडेड बाय हमारा 2 का पावर 5 है। तो देखिएगा कि आपका नीचे का बेस सेम है तो पावर हमारा गुना में रहेगा तो ऐड हो जाएगा। तो सिंपली हमारा 3n प्लस 4 और यहाँ तो 2 रहेगा ही, उसमें हम 7 को ऐड कर देंगे तो माइनस, इसलिए -7 हो जाएगा। अब इधर हमारा देखेंगे कि 2 का पावर 11 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि भागा में क्या होता है? पावर घट जाता है। तो ये हमारा देखिएगा कि 4 में से यानी कि 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? यानी कि माइनस में हमारा 3 बच जाएगा और बराबर में 2 का पावर 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। अब नीचे बेस सेम है तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि 3n माइनस 3 के बराबर हम लोग 6 कर सकते हैं। 3 जैसे ही कॉमन करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ नीचे हमारा 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2। अब यहाँ पर देखिए कि n बराबर हमारा तब क्या हो जाएगा? 2 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, 3 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि 4 घंटियां क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल में बजती है। दोपहर 12 बजे चारों घंटियां एक साथ बजी। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटे में चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पर आप 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालिएगा तो देखिएगा कि सबसे बड़ा नंबर हमारा 24 है। देखेंगे कि 24 क्या सभी नंबर्स से डिवाइड हो पा रहा है? तो 12 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। इसका मतलब हमारा 24 ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, 24 के बाद 4 घंटियां यानी 24 मिनट के बाद 4 घंटियां एक साथ बजेंगे तो अब 4 घंटे में कितनी बार बजेंगे? तो सिंपली बात है कि 4 घंटे में यानी कि 4 आवर में कितनी बार बजेगी, इसको आपको निकालना है। कितनी बार बजेगी? देखिए, तो इसके लिए क्या करना होगा कि 4 घंटा है, टोटल हमारा 24 है ना। टोटल 60, 24 को हम 60 से गुना कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कितना? 24 से, क्योंकि हमारा 24 मिनट में आपको निकालना है। तो कितनी बार बच जाएगा? अब इसको गुना करेंगे 4 से, 4 छक 24, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 दाइए 60, यानी कितना बार बजेगा? 10 बार। ठीक है, तो 4 घंटा में कितना बार बच जाएगा? 10 बार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिएगा, यहाँ 4 को हम 60 से इसलिए गुना किए हैं कि आपका 4 घंटा में है और उसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से आप गुना कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 4 घंटे में हमारा कितना मिनट हो जाएगा? 4 गुने 60 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 60
टोटल हमारा ये कौन सी चेंज हो जाएगा, मिनट में। तो आप यहाँ पर 4 गुने 60 लिख दिए और बटा में टोटल हमारा 24 मिनट है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 10 बार हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका किस तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह का रिलेटेड जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी और साथ में आरआरबी ग्रुप डी का भी यही पैटर्न अभी आ रहा है क्वेश्चन, इसलिए किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अब 4 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि 0.25 यानी कि 0.25 और 1.25 का महत्तम समापवर्तक यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो क्या करे कि दोनों संख्या उसको डिवाइड कर सके, ठीक है ना। अब देखिएगा कि 0.25 है और 1.25 है, तो हमारा यहाँ पर इसको निकालने का तो बहुत सारा प्रोसेस है। तो दोनों में यहाँ पर उभयनिष्ठ को ढूंढिए कि दोनों में कौन सा छिपा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे छोटा संख्या आप देखेंगे कि 0.25 है, जो कि हमारा 0.25 तो डिवाइड होगा ही होगा। अब इसके अलावा आप देखेंगे 1.25 ये भी नंबर क्या है, इस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एचसीएफ हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 0.25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यदि इस तरह के बनाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम क्या बताए हैं कि 0.25 और 1.25 को सबसे पहले इसको हटाइए। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आएगा। अब यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो दोनों के बदले 2 जीरो आएगा। अब जो चीज निकालने बोला है तो ऊपर वाला का सबसे पहले एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ 25 और 125 का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि नीचे हमारा 100 है और फिर 100 है, ठीक है। अब आप यहां से देख सकते हैं 25 और 125 का एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। और जब एलसीएम निकाला जाएगा 100 और 100 का तो वो हमारा 100 ही आएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.25 इस तरह से भी हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ जा रहा है। या तो आप डायरेक्टली बना लीजिए या तो फिर इसको फ्रैक्शन में बदल के उसके बाद आपका एचसीएफ निकालिए, फिर भी आंसर हमारा उतना ही आएगा। देखिए 5 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% की कमी कर दी जाए, किसमें त्रिज्या में यदि 25%, मान लीजिए कि हमारा वृत्त का रेडियस है, ठीक है, जो भी रेडियस था मान लीजिए 100% है। अब इसमें हम कम कर देंगे तो इसका एरिया में, यानी कि इसका छोटा सा हमारा एरिया जब कम हो जाएगा, रेडियस कम होगा तो उसका एरिया भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना कमी होगा, तो देखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर हो रहा है, यानी कि आर 2 बार आएगा और दोनों बार हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो क्या कीजिए 25% कमी हो रहा है तो 2 बार है ना, यानी कि सक्सेसिव जो आपका डिस्काउंट है उस हिसाब से इसको बना दीजिए। तो -25 और फिर -25 और माइनस माइनस प्लस है तो फिर क्या होगा, 25 गुने 25 और बटा में फिर 100 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा जो है कमी प्रतिशत आपको निकल जाएगा। अब आप यहाँ देखिए 25-25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 25-25 है 625, 625 बटा 100 हो जाएगा। अब माइनस में 50 है, अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25 आएगा। अब डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा यहाँ पर कितना जा रहा है, यानी कि डिवाइड करने से 6.25 आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करिए तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारा जा रहा है 43.75%, यानी इतना परसेंट की क्या हो जाएगा, एरिया में कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। देखिएगा कि 6 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है, एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल हुआ, तो अमान्य मतों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा टोटल 100% वोटर है, 100% है। अब इसमें 100% में जो उम्मीदवार हार गया उसको कितना मिला, हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को 48% मिला, यानी कि 48 मिला। और जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को है ना देखेंगे तो 52% मत मिला, ठीक है, 100% जब था। अब कहता है कि इसका अंतर आप देखेंगे तो कितना का अंतर हो रहा है, 4% का अंतर हो रहा है, जबकि आपका क्वेश्चन में दिया है कि 3% है ना अंतर हासिल होता है। यानी कि जो 3% है वो 3% जब हम इसमें घटा देते हैं तो जो अवैध मत होंगे, यानी कि अवैध यानी एक्स्ट्रा मत जो अवैध हो गए वो कितना आ जा रहा है, 1% आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3% का वैल्यू जो है हमारा दिया हुआ है 6000 दिया है, तो 1% का वैल्यू हमारा सिंपली कितना आ जाएगा, 2000 हो जाएगा।
और यही हमको पूछ रहा है 1% का वैल्यू, क्योंकि अवैध मत जो हमारा है 1% का वैल्यू होता है ना। अब 1% का वैल्यू है, इसका मतलब 1% का वैल्यू ही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस टेक्निक से बनाइएगा तो विद इन सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य 560 रुपये पर 10% छूट देने के बाद 26% लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य 560 पर 10% की छूट देने के बाद 26% लाभ प्राप्त करता है ना। तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो देखिए, इसका बहुत सारे मेथड है, तो आपको एक फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि सीपी बटा एमपी, ये हमारा क्या होता है कि 100 माइनस पी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस पी। ठीक है, अब आप यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लगाइए। तो सीपी तो हमारा रहेगा, एमपी यहाँ पर 560 है तो 100 है। प्रॉफिट हमारा पहले कितना हुआ, प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे कि छूट हो रहा है सीपी पर, तो 10% का छूट होगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 26% का। ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए तो सीपी बटा 560 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 90 बटा 126। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा, यानी कि 90 गुना 40 और बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर काट सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 560 गुने 90 और बटा में 26 हो जाएगा। अब यहाँ से काटिए, कितना बार में कट रहा है। चलिए, तो इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 126 है, 26 लिखा गया है, 126। अब इसको आप काटिए, तो इसको काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 0 हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6। 7 से काटेंगे तो 7 9 63 है ना, 7 चौक 28। ठीक है, अब 9 से काटेंगे तो 9 9 दाएं 90। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 400। ये एक मेथड है और एक मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए, इस एक मेथड हमारा क्या है, आपको इधर हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा कि क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा 10% दिया हुआ है, तो 10% हमारा डिस्काउंट दिया है, तो ये रेशियो में ले जाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। नीचे वाला हमारा क्या दिखा रहा है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, एमपी दिखा रहा है, और नीचे ये ऊपर वाला हमारा डिस्काउंट दिखा रहा है। तो एमपी और यहाँ पर क्या हो गया, एमपी और एसपी का रेशियो दिखा रहा है। तो एमपी मेरा 10 है तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। एक तरह से इधर आ गया। अब दूसरा देखिए कि हमको 26% का लाभ कमाना है, तो लाभ हमेशा कितना पर कमाया जाता है, यानी कि सीपी पर होता है। तो 26/100 होगा, यहाँ से काटेंगे तो 2 1 2 2 2 3 6, यहाँ से काटेंगे 2 5 10। यानी कि आप देखेंगे तो नीचे वाला हमारा क्या दिखा रहा है, सीपी दिखा रहा है, और यहाँ हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि सीपी और आपका एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 50 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 में 13 जोड़ देंगे तो हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है कि एक जैसा में इसको ले जाना है। तो एक जैसा हम इसको ले जाना चाहेंगे तो एक ही माइल रेशियो निकाल दीजिए कि सीपी है ना, उसके बाद एसपी और फिर एमपी, ऐसे लिखिए। अब देखिए, सीपी और एसपी का पहले हमारा सीपी एमपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। तो एमपी मेरा 10 है तो यहाँ पर एसपी मेरा 9 है, यहाँ खाली है तो यहाँ 9 भर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सीपी और एसपी का यहाँ रेशियो कितना है, सीपी मेरा 50 है तो एसपी मेरा 63 है, जो खाली है यहाँ पर 63 भरा जा सकता है। अब इसके आगे हम लोग इक्विवेलेंट इसको कर देंगे है ना, उसके बाद सॉल्व कर। अब देखिए, इसको हम करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45, 450 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 567 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 630 आएगा। ठीक है, अब देखिए किसके बराबर दिया हुआ है, 630 के बराबर हमारा दिया है 560, तो 1 के बराबर हमारा 560 और बटा में हमारा 630 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर देखिएगा कि 450 के बराबर आपको निकालना है। तो सिंपली 560 बटे 630 है, उसको हम लोग 450 से गुना कर देंगे। यहाँ 1 0, यहाँ से 1 0, 9 से काटेंगे, 9 5 45,
9 सत्ते 63, नौ नौ 7 से इसको काटेंगे तो 7 8 56। अब 8 पच्चे 40 होता है, यानी कि 400। इसमें भी आपका कितना आंसर आ रहा है? 400 ही आंसर आ रहा है। तो एक क्वेश्चन का बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, कोई भी मेथड को आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि यदि एक वस्तु को 13% हानि पर और दूसरे वस्तु को फिर 14% लाभ पर बेचा जाता है और दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 162 है, तो बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए कि वो क्रय मूल्य उसका कितना है? 100 है। तो सबसे पहले 13% हानि पर बेचा जा रहा है, तो उसको बेचा कितना में गया होगा? पहला एसपी हमारा कितना हो जाएगा? उसको हम बेचेंगे कितना में? 87 में। और दूसरा हमारा ये SP1 हो गया, और दूसरा हमारा SP दूसरा को लाभ पर बेचा जा रहा है, 14% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसको कितना बेचा गया होगा? 114 में। बीच का अंतर देखिए तो कितना का अंतर है? 27 का। यानी कि 27 के बराबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 162। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना होगा? 162 बटा में 27। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? सीपी निकालना। और सीपी हमारा यहाँ पर क्या मान लिए थे? 100% है। तो 100% के हिसाब से 162 बटे 27 और गुना में हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 27 का पहाड़ा में 6 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 600। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बनाया गया है, कहता है कि एक वस्तु 1000 रुपये में बेची गई, ठीक है, और 16% छूट दी गई और 5% लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अभी इसको हम लोग पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर दीजिए। सीपी बाई यहाँ पर क्या लगा देंगे? सीपी बाई एमपी बराबर हमारा क्या होगा? यानी आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 100, और 100 में हमारा डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, और फिर हमारा 100 में प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर पी लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब सीपी यहाँ पर हमको निकालना है, तो सीपी को रहने दीजिए। एमपी हमारा यहाँ पर दिया गया है, एमपी हमारा कितना दिया गया है उसको देखना पड़ेगा। इसको आप यहाँ बैठाएंगे तो एमपी हमारा कितना दिया हुआ है? कहता है एक वस्तु को 1000 में बेची गई, यहाँ पर एसपी दिया हुआ है भाई। एमपी तो अबर देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एमपी के जगह में हम लोग एसपी को भी लिख सकते हैं। अब ये 100 माइनस डिस्काउंट हमारा कितना हो रहा है? 16 का हो रहा है, और प्रॉफिट हमारा 5 का हो रहा है। ठीक है, अब सीपी को रहने दीजिए और एसपी हमारा यहाँ 1000 दिया हुआ है। अब 100 में हम 16 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 105। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो कितना हमारा आ रहा है? अब आप देखिए कि 84 का पहाड़ा में क्या हमारा 105 कट जाएगा? नहीं कट पाएगा। तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा? 84 गुने 1000 है ना, और बटा में हमारा 105 होगा। अब इसको काटेंगे, जो आएगा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से हम काटेंगे तो 21 चौका हो जाएगा, और 21 का पहाड़ा में हमारा कितना बार में 105 आता है? तो आप देखेंगे कि 5 बार में आता है। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 0 0, तो 4 दूना 8, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर? 800। यानी कि सीपी मेरा कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एक और मेथड बनाए हैं, तो आप उस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात हमारा 9:11 है। अब एक संख्या हमारा 9 है और दूसरा हमारा 11 के अनुपात में है। अब जब कहता है कि हम चार घटाया जाए, दोनों में प्रत्येक में 4 घटा देते हैं, तो हमारा क्या होता है कि 7:9 हो जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ से और यहाँ से कितना का अंतर है? 9 में से 7, 9 और 7 के बीच में देखेंगे तो 2 का अंतर है। 11 और 9 में देखेंगे तो 2 का अंतर है, क्योंकि दोनों समान संख्या से घटाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 के बराबर हमारा 4 है, ये अंतर निकला। और अंतर हमारा घटाना कितना है? 4, तो 2 के बराबर 4 है, तो 1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमको पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्या का योग हम करेंगे तो 9 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। यानी 20 के बराबर निकालना है, 2 गुने 20 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, यानी कि 40 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए 11 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य टोटल हमारा कितना दिया है? 93 रुपया 75 पैसा। उनकी संख्या का अनुपात हमारा दिया हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से देखिए, पहले 1 रुपया, फिर हमारा दिया है 50 पैसे, और फिर हमारा क्या है? 25 पैसे। तो सबसे पहले इसका काम कीजिए कि पैसा को सब रुपया में चेंज करिए। तो 1 रुपया तो है ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा 1/2 रुपया, और ये हो जाएगा 1/4 रुपया। ठीक है, और संख्या क्या है? सिक्कों की संख्या आप देखेंगे
तो ये है 3 और ये है हमारा 4 और ये है हमारा 5। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टोटल हमारा जो मूल्य होगा, तो मूल्य आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर 3 के हिसाब से आएगा, प्लस में यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, 4 से 1/2 को, है ना, 4 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि यहाँ 2 रुपया आ जाएगा। इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/4। अब आप इसको पूरे को सॉल्व कीजिए, 4 तिया 12 और प्लस में 4 दूना 8 और ये फिर 5। अब ये 4 यहाँ मूल्य के बराबर हमारा दिया हुआ है, कितना, 93 रुपया 75 पैसा। अब आप इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देते तो ये 4 से इधर गुना हो जाता, तो कितना हो जाता, 375, और यहाँ हमारा हो जाता 25, यानी 1 के बराबर आप देखेंगे तो 1 के बराबर हमारा कितना आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है। ठीक है, 25 से डिवाइड कर देंगे 375 को। अब आप देखिए 1 रुपये के सिक्के और 50 और 25 का कितना होगा, तो 3 था, तो पहले हो जाएगा 15 तिया 45, फिर हमारा हो जाएगा 50 पैसे का 15 चौका 60, और हमारा 25 पैसा वाला हो जाएगा कितना का हिसाब से है, 5 का रेशियो, तो 15 पचे 75, यानी ये ऑप्शन हमारा होगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमारा सवाल क्या कहता है, 12 नंबर, 5 वर्ष पहले कंपनी को उसके पूंजी निवेश का 60% नुकसान हुआ, बाद में उसने 1 लाख रुपये और 80,000 रुपये की वसूली की, तो प्रारंभिक निवेश क्या था, ये आपको निकालना है। तो देखिएगा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि जो हमारा प्रारंभिक कुल पूंजी हमारा कितना है, तो प्रारंभिक कुल पूंजी हमारा 100 रुपया मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकेंड चरण में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड चरण में जो उसका हानि हुआ था, चरण में धन राशि जो हानि है, धन हानि कितना हुआ है, हानि की वसूली कितना किया, टोटल हमारा यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले 1 लाख है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख और 80,000। अब आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 1,80,000। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि x का कितना प्रतिशत है, 60% है, x का 60% 1,80,000 है, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1,80,000 बटा में कितना हो जाएगा, 60% है, तो ऊपर हमारा 100 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 0 0 0 0, तो कितना हो जाएगा, 30,000, कितना हो जाएगा 30, अच्छा एक और 0 है, 3 लाख हो जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए 13 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, यदि 2 पुरुष 3 महिलाएं एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, तब यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर महिला को हम W ले लेते हैं और पुरुष को मेल यानी कि M ले लेते हैं। अब देखिए क्या कि आपका क्या कहता है कि 2 महिला, पहले क्या बोला है, 2 पुरुष यानी कि 2 मेल 30 दिन में जितना काम करेगा उतना ही जो है 3 वुमेन 30 दिन में जितना काम करेगा उतने के बराबर है। तो अब आप यहाँ देखिएगा कि आपका 2 मेन 30-30 तो कट जाएगा, वो क्या है 3 वुमेन के बराबर है, यानी एक मैन जो है आपका क्या होगा कि 3/2 वुमेन के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 6 पुरुष और 1 महिला है, तो सबको ना महिला के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कुल महिला जो होगा, कुल महिलाएं कितनी होंगी, 6 मेल है प्लस 1 वुमेन है। ठीक है, अब 6 मेल यानी 1 मेल के बराबर 3/2 वुमेन है, तो 6 के हिसाब से देखेंगे तो 6 गुने 3/2 वुमेन हो जाएगा और प्लस में 1 वुमेन, यहाँ से काटेंगे 2 से 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 10 वुमेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए M1 D1 के बराबर होता है M2 D2। अब यहाँ देखिए 3 जो काम करेगा कितना दिन लगाएगा, 30 दिन, और फिर 10 जो हमारा वुमेन है वो कितने दिन का समय लगाएगा, ये आपको निकालना है। तो D2 बराबर डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 3 गुने 30 और बटा में 10, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 दिन, तो यानी कि 9 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
देखिएगा 14 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि एक कार के लिए कुल मजदूरी 800 रुपये दिया जाता है। ठीक है, अब कहता है कि सी अकेले 24 दिन में और बी अकेले 8 दिन में कर सकता है। फिर कहता है आगे कि ए की सहायता से वे 3 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। तो आपको बताना है कि ए का कितना पैसा आपको मिलेगा, ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखिएगा कि सबसे पहले हमारा है कि सी अकेले यदि काम करता तो वो कितना दिन में काम करता, 24 दिन में। फिर बी है सो अकेले उस काम को करेगा तो वो कितना दिन में करेगा, 8 दिन में। ठीक है, अब तीनों मिलकर यानी कि ए बी सी, ए की सहायता कहने का मतलब बी सी और ए, यानी ए बी और सी यदि तीनों उस काम को एक साथ करते हैं तो वो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 3 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि टोटल काम क्या है, कि टोटल काम कितना है। तो 24, 8 और 3 का एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 आएगा। अब 24 हमारा टोटल काम हो गया, टोटल काम हमारा 24 काम है। तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा, यानी कि सी की क्षमता कितनी है, तो 1 की क्षमता है। और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 8 से भागा दे दीजिए 24 को तो 3 आ जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के क्षमता ये लोग कितना लगाते हैं, तो 8 की क्षमता लगाते हैं। तो अकेले ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो ए की क्षमता देखेंगे इफिशियंसी यानी ए ई कितना हो जाएगा, टोटल ए बी और सी का क्षमता हमारा टोटल मिला के 8 है और सी का क्षमता देखेंगे 1 है, तो बी की क्षमता 3 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि अकेले ए की क्षमता कितनी है, 4। अब यहाँ पर क्षमता के अनुसार आपको पैसा बांटना होगा। अब आप देखिए ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता। ठीक है, तो क्षमता के अनुसार आप देखेंगे कि ए की क्षमता हमारा कितना है, 4 है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 1 है। और टोटल हमारा जो अमाउंट उन लोग को देना है 800 रुपया है। इसका मतलब 4 3 7, 7 और 1 8, यानी 800 क्षमता लगाएगा तो उन लोग को 800 मिलेगा। तो एक की क्षमता के हिसाब से उन लोग को कितना मिलेगा, 400। ठीक है, अच्छा 8 एक का 8, यहाँ पर 100, एक की क्षमता के हिसाब से 100 मिलेगा। तो हमको निकालना है कि एक के हिस्सा, तो एक का हिस्सा 4 है, तो एक का हिस्सा 4 है, 4 की क्षमता लगाएगा तो उसको कितना मिलेगा, 400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टैंक भरने वाला पाइप एम इसे 45 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप एन इसे 90 घंटे में खाली कर सकता है। अब दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, तो कहता है कि खाली टैंक को आधे खाली यानी कि पूरा खाली नहीं है, आधे खाली टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा। मान लीजिए कि हमारा वाटर टैंक है। ठीक है, अब ये वाटर टैंक है तो यहाँ पर दो तरह का नल दिया गया है। ए नल हमारा मान लीजिए कि एम नल है जो कि क्या कर रहा है कि 45 घंटे में भर रहा है, और एक नल नीचे से लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, एन, ये क्या कर रहा है कि खाली करने का काम कर रहा है और खाली करता है कितने घंटे में, 90 घंटे में, यदि अकेले इसको छोड़ दिया जाए तब। अब दोनों को एक साथ जब खोला जाता है तो फिर क्या कहता है कि आधे टंकी को कितना समय लगेगा भरने में। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि एम जो है वो क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है, तो इसको प्लस साइन दे दीजिए, कितना घंटा में, 45 घंटा में। ठीक है, और एन जो है वो खाली करने का समय हमारा कितना कर रहा है, 90 घंटे यानी 90 आवर। अब दोनों का देखिएगा कि टोटल आप देखिए कितना हमारा है, तो दोनों का एलसीएम करिए तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 90। यानी कि टोटल हमारा क्षमता यानी कि इसको बोल सकते हैं आयतन हमारा कितना है, 90 है, या टोटल काम या टोटल टंकी में पानी हमारा 90 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि m का इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, यानी कि प्लस में 2 का इफिशियंसी होगा और 90 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस में 1 का इफिशियंसी हो जाएगा। अब आप देखिए कि दोनों को जब हम एक साथ खोल देंगे तो ये देखेंगे कि टोटल इफिशियंसी हमारा प्लस में 2 और माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा, 1। अब ये एक की क्षमता लगा के आधे टंकी को भरेगा तो समय कितना लगेगा, देखिए टंकी में टोटल हमारा 90 है तो उसका आधा हमारा कितना हो जाएगा, 45 यूनिट। तो इसका समय हमारा कितना हो जाएगा, 45 को हम लोग क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जाएगा 45 घंटा। यानी कि 45 घंटे में क्या होगा कि वो आधे टंकी को भर सकते हैं जब एम और एन को एक साथ खोला जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 घंटे। देखिए 16 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, ये हमारा
ये दूध और पानी से रिलेटेड सवाल है और क्या कहता है कि 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमारा कितना है, 4:1 है। यानी कि मिल्क और वाटर का जो है हमारा रेशियो कितना है, 4:1। अब देखिए टोटल हमारा कितना है इस मिश्रण, 35 लीटर। तो 4 और 1 5, यानी कि 5 के बराबर हमारा 35 लीटर है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तब हमारा दूध हमारा एक्चुअल में कितना होगा, 700 के 28 लीटर। ठीक है, 28 लीटर और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 7 लीटर। अब हमारा बढ़ क्या रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो पानी हम यदि 7 लीटर और जोड़ दे इसमें तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 लीटर। लेकिन दूध में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है तो वो हमारा 28 लीटर ही रहेगा। अब आप इसको रेशियो निकालिए, लीटर लीटर कट जाएगा, 14 से भागा देंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 एका 14। तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2:1। यानी कि जब हम 7 लीटर पानी मिला देंगे तो दूध और पानी का जो हमारा रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 17 क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी आपको क्लास में जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके बारे में हम लोग बता चुके हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, वह एक भाग को 5% और शेष भाग को 4% ब्याज की दर पर उधार देता है। ठीक है, अब कहता है 1 वर्ष बाद वह 96 रुपया का क्या होता है कि उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो हमको पूछ रहा है कि 4% पर दी गई राशि कितनी थी, कितना पैसा उसको उधार दिया था 4% के हिसाब से। तो देखिए इसमें हम लोग मिक्सर एलिगेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है ना कि औसत रेट आप निकालिए, औसत दर। तो औसत दर हमारा कितना होगा, देखिए ब्याज हमारा 96 रुपया मिल रहा है ना, उसको परसेंटेज में है तो 100 से। और आप देखिएगा कि कई साल आपका मूलधन हमारा 2000 है, तो एवरेज 2000 और 1 साल के लिए हमको है ना 96 रुपया मिल रहा है। तो आप यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0, अब 5 से काटेंगे तो कितना, अच्छा 4 से कट रहा है, 4 पच्चे 20, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 5 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4.8, यानी कि परसेंट। अब एवरेज यानी औसत दर हमें पता चल गया। अब सिंपल सी बात है कि फर्स्ट और सेकेंड, पहले पर कितना ब्याज लगाता है 5% और दूसरे पर हमारा कितना 4%, और एवरेज जो हमारा निकल गया 8.5, यानी कि 4.8%। ठीक है, अब आप यहां से इसका एवरेज यानी कि मिक्सर एलिगेशन कर दीजिए। तो 5 में से हम इसको घटाएंगे तो 0.2 आएगा। अब 4.8 में से 4 को घटाएंगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको, अब आप यहाँ देखिएगा डेसिमल दोनों जगह है तो डेसिमल ऑटोमेटिक हट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो रेशियो आया 4:1 आ गया। अब यहाँ पर ये जो आता है वो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। और जबकि एक्चुअल मूलधन हमारा कितना दिया है, टोटल 4 और 1 5, यानी कि 5 के बराबर हमारा दिया हुआ है 2000। ठीक है, तो 1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 400। और हमको निकालना क्या है, 4% वाला निकालना है। तो 4% का तो यूनिट हमारा 1 है, और तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 400 पहले से आया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 18 नंबर सवाल हमारा कहता है कि m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 का माध्य निकालिए। अब माध्य का मतलब ही होता है हमारा एवरेज। तो माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबको ऐड करिए और टोटल से क्या करिए, डिवाइड करिए। तो अब यहाँ डायरेक्टली आप कर सकते हैं। m यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, यानी हमारा कितना हो जाएगा 5m। अब आप यहाँ प्लस में 12, 9 और 6, 5 और 3 को जोड़िए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 और 9 कितना हो जाएगा, टोटल आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल ऐड करने से हमारे पास आएगा 12 और 9। देखिएगा इसको टोटल आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और नीचे हमारा कुल कितने हैं तो 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा m+7 और डिवाइडेड बाय हमारा 5, और 5 5 कैंसिल ले लेगा तो कितना हो जाएगा m+7। तो इसका माध्य जो हो जाएगा m+7 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एकदम आसान है। देखिए जहां पर भी मीन बोलेगा ना तो मीन समझ जाइए कि वो डायरेक्टली हमको एवरेज निकालने बोल रहा है, और ये चैप्टर भी हमारा एवरेज से ही रिलेटेड है, नाम खाली लिख दिया है माध्य। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न की ओर।
देखिए 19 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पीड जो है हमारा ट्रेन का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले ना इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो हम आपको क्या बताए थे कि 5/18 या फिर 18/5, ये दोनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों में से किससे करेंगे इसके लिए भी हम आपको बताएं। जब आपका कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर में, यानी कि जब बड़ा से छोटा क्वांटिटी में जाने के लिए बोलेगा, छोटा यूनिट में, तो छोटा वाला ऊपर रहेगा और बड़ा वाला नीचे रहेगा। ठीक है ना, तो 5/18 से करेंगे। अब क्या 18/5 कब से करेंगे, तो जब हमारा कोई भी छोटा यूनिट है और उसको बड़ा यूनिट में ले जाना है, तब हम क्या करेंगे कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यहां देखिए 18 चौक 72, यानी कि 4×5 = 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम आपका यहाँ देखिए कि 110 मीटर हमारा लंबी रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस हमारा, यानी कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड होता है। तो 110 मीटर हो गया, और यहाँ पर जो 132 मीटर जो लंबा पुल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और टोटल हमारा जो स्पीड आया वो क्या आया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 242/20। काटेंगे तो 2 × 2, 2 × 4, 2 × 2, 2 से 2 दाहिए। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12.1 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। यानी कि 12.1 सेकेंड में वो क्या कर देगा, पुल को पार कर देगा ट्रेन। देखिए 20 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी की लंबाई 120 है और नहर की चौड़ाई, अच्छा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 102 मीटर हमारा क्या है, नहर है। अब कितना सेकंड का समय लगता है, तो 7 सेकंड। तो रेलगाड़ी का स्पीड आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो हमारा होगा, पहले रेलगाड़ी की लंबाई और उसमें से हम आप क्या करेंगे कि जो नहर की चौड़ाई है दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिएगा कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 252 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपका टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेकेंड। तो स्पीड हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा 252 है और बटा में 7 है। अब आप इसको भागा दे दीजिए, कितना से कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 × 21 है ना, 7 × 6 = 42, यानी कितना आ गया, 36 मीटर पर सेकेंड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 21 नंबर सवाल हमारा कहता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2.5 है। तो हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये आपका कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। 2.5 का मतलब कितना कि 25/10। अब काटेंगे तो 5 से 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, यानी कि आपका दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा 5/2। ठीक है, अब आप देखिए कि हम लोग जानते हैं कि जब हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला होता है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5/2, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 5/2। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2/5। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लें और इसको सेकेंड मान लें और दोनों को सॉल्व करिएगा तो देखिएगा कि टेन थीटा और टेन थीटा कट जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा, और दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, यानी कि 5/2 और 2/5। अब यहाँ से देखेंगे कि सेक थीटा हमारा आ रहा है तो दोनों कैल्सियम करेंगे तो 10 आएगा, और 2 से 2 × 5 = 10, यानी कि 25, और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 2 × 2 = 4। अब यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 25 और 4 हमारा 29/10, और यहाँ से फिर हमारा 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 29/20। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा,
इसको आप डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से हमारा आ जाएगा 1.45, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1.45। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए 22 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 हो, फिर कहता है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया है, टेन थीटा प्लस में हमारा कोट थीटा इज इक्वल टू हमारा 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे, है ना, तो क्या हो सकता है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा। अब टेन थीटा और कोट थीटा दोनों रहेगा तो 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा की जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, देखिएगा कि यहाँ पर 5 बचे 25 में से हमारा 2 इधर से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 23 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कर्ण हमारा 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात क्या है कि हम एक यहाँ पर फिगर बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम इसको क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, बेस, और ये हमारा एच दिया हुआ है। एच मतलब क्या, कर्ण, कर्ण हमारा 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P प्लस बी, है ना, P प्लस बी प्लस 26 बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, परिमाप 60 दिया है। तो P प्लस बी बराबर हमारा 60 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप P प्लस बी का वैल्यू हमें पता चल गया कि 34 है। अब आप सोचिए कि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस का यूज कर लेंगे तो यहाँ पर पी स्क्वायर, है ना, इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर होगा, है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, है ना, इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि p प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। तो p प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb होगा। अब यहाँ देखिए p प्लस बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 34, तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा देखिए कि 676 है प्लस 2pb। ठीक है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि pb का वैल्यू निकालें। तो ध्यान दीजिए कि 34 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1156 आएगा, उसमें से हम 676 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2pb। अब 2pb का वैल्यू हमारा कितना होगा, जब इसमें 1156 में 676 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 480। अब pb का वैल्यू कितना हो जाएगा, 480 और बटा में 2, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 0, तो कितना हो गया 240। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे कि 1/2 आधार गुणे, अब ये देखिए आधार मतलब बेस, है ना, यानी कि P इंटू बी होता है। ठीक है, तो 1/2 और पीबी का वैल्यू निकला है 240। अब 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए अब 24 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, है ना, 60 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिगत वृत्त की परिधि ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक वर्ग बनेगा और इसके चारों तरफ हमारा क्या है कि एक वृत्त बना हुआ है, इस तरह से वृत्त बना हुआ है, और ये हमारा 7 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ से एक डायगोनल हम यहाँ खींचेंगे तो इसका डायगोनल हमारा कितना होगा, तो वृत्त का जो विकर्ण होता है, यानी कि वर्ग का विकर्ण हमारा होगा, वर्ण का विकर्ण यानी कि डायगोनल, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2x होता है।
ठीक है। जब ये परिगत रहेगा तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है √2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि √2x हमारा कितना है, 7 है, यानी कि हमारा जो है वो 7√2 आ गया। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ये जो हमारा विकर्ण है वही हमारा क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो वृत्त का परिधि हमारा कितना निकल जाएगा, वृत्त का परिधि बराबर हमारा होता है पाई इंटू व्यास, यानी कि पाई डी। अब यहाँ पर जो विकर्ण है वही तो हमारा डी है, तो पाई डी है तो कितना होगा 7/7√2 और यहाँ पर हो जाएगा 22/7। तो ये 7 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 22√2 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 25 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि उन दो गोलों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 1:4 है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताइए कि यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे कि हमारा कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया हमारा जो होगा दोनों गोले का कितना कितना आ जाएगा, 4 पाई r1 का स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर। ये तो कट ही जाएगा। ये हमारा रेशियो दिया हुआ है 1/4, यानी कि r1 का स्क्वायर और बटे r2 का स्क्वायर जो है वो कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि r1 और r2 का स्क्वायर है, तो r1 और r2 कितना होगा, स्क्वायर हट जाएगा तो √4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया। अब इसका आयतन का हमको रेशियो निकालना है, तो आयतन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसका होता है आयतन देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम 4 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। 4 पाई r1 का क्यूब हो जाएगा और 4 पाई r2 का क्यूब हो जाएगा। ये 4 पाई तो कैंसल ही ले लेगा, तो r1 हमारा 3 बार, देखिए r1 हमारा 1 का है तो 1 को हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यानी कि हमारा आंसर जो होगा 1:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब आप देखिए इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाए है ना, और आप सॉल्व भी किए, तो देखिए आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसी पैटर्न में हमारा जो ग्रुप डी का एग्जाम अभी हो रहा है करंट में, ठीक है, इसी पैटर्न में आपका जो है एग्जाम में एक सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।